अच्छा स्टूडेंट लास्ट टाइम आपको अगर याद हो तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 5 कराई थी, और एग्जाम्पल नंबर 5 में 3 डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स थे जिसमें डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट लग रही थी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और फिर उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप की सेलिंग पर यूनिट पर एकड़ के हिसाब से डिफरेंट टाइप की सेलिंग प्राइजेस थी। और फिर उसमें हमने कॉस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट फंक्शन बनाया था। फिर मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि उसका लास्ट पार्ट जो है वो नंबर ऑफ एकड़ उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो उस कितने एकड़ के बाद यानी कि x1 x2 x3 क्वांटिटी ऑफ फॉर्म्स जो है आप फॉर्म 1 पे कितने एकड़ कर रहे हैं 1000, फॉर्म 2 पे कितने कर रहे हैं 1600 एंड फॉर्म 3 पे कितने एकड़, x3 की क्वांटिटीज दी हुई थी 1550। तो उन वैल्यूज़ को उस प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर लीजिएगा तो आपके पास टोटल ओवरऑल पता चल जाएगा कि अगर पॉजिटिव आंसर आएगा प्रॉफिट का तो यू आर हैविंग प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आएगा तो यू आर हैविंग लॉस। ऑल राइट। अच्छा, सेकंड जो चीज़ थी कि मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 कहा था कि वो एग्जाम्पल नंबर 5 के बेस पे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आपने प्रैक्टिस किया होगा। मैं उसको एक दफ़ा से फिर से जो है, क्योंकि ईद के बाद गैप आ गया, तो मैं इसको जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 के पैटर्न पे ही सॉल्व होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें, जैसे वहाँ 3 फॉर्म्स थे या 3 मॉडल माइक्रो कंप्यूटर के जो है वो उनकी बात हो रही है, मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3। होल सेल प्राइस दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब याद रखिएगा, जब भी सेल की बात आए, चाहे वो होल सेल हो या जो है वो आपके पास नॉर्मल रिटेल सेल हो या सेल हो, सेल की जब भी बात आए तो आप याद रखिएगा कि इसका ताल्लुक स्मॉल पी से है, दैट जो कि रेवेन्यू में के फॉर्मूले में लगता है, रेवेन्यू आर इज इक्वल टू पी इंटू एक्स, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इसका ताल्लुक कॉस्ट से नहीं हो सकता, कॉस्ट के फंक्शन से नहीं हो सकता, इसका ताल्लुक रेवेन्यू के फंक्शन से, स्मॉल पी। लेकिन जहाँ पे भी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट का ताल्लुक वेरिएबल कॉस्ट से होता है मोस्टली। पर यूनिट कॉस्ट जब भी आ रही होती है तो उसका ताल्लुक वेरिएबल कॉस्ट से होता है, तो ये कॉस्ट फंक्शन का पार्ट है। तो हम हमेशा कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले, कॉस्ट फंक्शन बनाने की, अगर आपको याद हो। तो कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास बनाने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, उन हाइलाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है हर मॉडल का मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 का, और हर मॉडल का लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल में कराया था, लेबर कॉस्ट, फिनिशिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, सबको मिला के ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम मॉडल 1 के बारे में देखें तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आ जाएगी, और हमारे पास जो है अगर हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन क्या बनना चाहिए या क्या बन जाएगा, देखें सी ऑफ एक्स जो कि कॉस्ट का फंक्शन है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। वो एक्स पे नहीं डिपेंड करेगा, वो 3 पे डिपेंड कर रहा है, x1 कॉमा x2, मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3 की क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे, इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल वेरिएबल v1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट v1 x1 plus v2 x2, variable cost of second model, total variable cost or quantity of units produced of second model, plus v3 x3 प्लस फिक्स कॉस्ट। ये हमारे पास टोटल जो है वो बन जाएगा, प्लस फिक्स कॉस्ट, एफ सी का मतलब है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, टोटल आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट का फंक्शन बनेगा कुछ इस पैटर्न पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट जो है वो कर लूँ, v1 x1 v2 x2 की तरह इसको अब डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ तो
डायरेक्ट लिखने पे मैं जो है लिखना चाहूँ तो क्या किस तरह से लिख सकता हूँ, देख लीजिए ज़रा, 1 मिनट मुझे दें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो कुछ यूँ बन जाएगा, कॉस्ट फंक्शन तो हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सी। मैं डायरेक्ट x1 x2 x3 नहीं लिख रहा, आप सी ऑफ एक्स का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि सी ऑफ एक्स का मतलब सी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 है। ठीक है, जब आप अपने पास नोट करें तो उसको इसी तरह से लिखिएगा जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल में और लेबर में मिलके टोटल वेरिएबल कॉस्ट मॉडल 1 पे जो है लग रही है वो कितनी लग रही है, देखो 175 एंड 100, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 175 इज 275। ठीक है, तो 275 जो है ये हमारे पास हो गया मॉडल 1 पे लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, 275 ऑफ x1, ठीक है, 275 ऑफ x1, ठीक है, प्लस आपके पास जो मॉडल 2 पे मटेरियल प्लस लेबर मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लग रही है वो है 400 प्लस, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 400 प्लस 150, टोटल मिला के ये कितनी मटेरियल पे पर यूनिट के और लेबर कॉस्ट पर यूनिट के मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी लग रही है 550, तो 550 और ये x2 कहलाएगा। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कितने मॉडल 2 की क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज x2। ठीक है, प्लस 750 और 225, ठीक है, तो टोटल मिला के आपके पास ये हो गई 975। ठीक है, तो 975 और क्वांटिटी ऑफ मॉडल 3 कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम x3, ये आपके पास आ गया कॉस्ट फंक्शन। अब आप रेवेन्यू फंक्शन की तरफ आएंगे। रेवेन्यू फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, लेकिन डिटरमाइन ज्वाइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ 3 डिफरेंट, ठीक है, डिटरमाइन एन एनुअल टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो बी हमने पहले कर लिया, ए अब हम करने लगे हैं। तो डिटरमाइन रेवेन्यू फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर, जैसे वो पहले मैंने बताया था ना, रेवेन्यू भी जब कॉस्ट x1 x2 x3 की तरफ वजह से, तो रेवेन्यू भी x1 कॉमा x2 कॉमा x3, तो मैं उसको फिलहाल यहाँ x लिख रहा हूँ, आप ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पे भी जैसे यहाँ x1 x2 x3 लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको x1 x2 x3, अच्छा इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी लग रही होगी, इसमें कुछ फिक्स कॉस्ट भी, जो वेरिएबल कॉस्ट हमने लिखी है इसके अंदर प्लस कुछ फिक्स कॉस्ट भी होगी। तो फिक्स कॉस्ट को आइडिया लगाने के लिए देख लेते हैं कि इसको रीड करते हैं, हमें आइडिया हो जाएगा कि फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास। तो तकरीबन कोई 25 मिलियन एनुअल फिक्स कॉस्ट ये दी हुई है आपके पास, ये देखें, एनुअल फिक्स कॉस्ट आर 25 मिलियन, तो मैं 25 M लिख रहा हूँ, 25 मिलियन के लिए कैपिटल M लिख रहा हूँ, मिलियन का मतलब होता है 6 zeros, मिलियन का मतलब होता है, या पूरा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मिलियन, 25 मिलियन जो है ये फिक्स कॉस्ट आ गई है। ठीक है, रेवेन्यू के लिए क्या करूँगा, रेवेन्यू इज इक्वस टू, रेवेन्यू इज इक्वस टू एक सेलिंग प्राइस क्या है पर यूनिट मॉडल नंबर 1 की, तो 275 इस पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है और आप बेच कितने का रहे हैं, $500 का, टोटल मिला के $275 उस पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी और आप होलसेल प्राइस में उसको सेल आउट कर रहे हैं एक यूनिट को 500, तो 500 एक यूनिट, कितने यूनिट्स बेच रहे हैं पता नहीं, x1 नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेल आउट कर रहे हैं, 500 ऑफ x1 प्लस एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं मॉडल 2 का, 1000 का, बना कितने का रहते 550 का, सेल आउट कितने का कर रहे हैं 1000 का, कितनी यूनिट्स टोटल सेल आउट कर रहे हैं x2, क्वांटिटी अभी मालूम नहीं है। ठीक है, प्लस इसी तरह से आपके पास कितनी, एक यूनिट कितने का है 1500 यूनिट का, कितने यूनिट्स आप सेल आउट कर रहे हैं x3। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रेवेन्यू का फंक्शन आ गया।
प्रॉफिट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल पी, प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू का मतलब है आर एक्स में से माइनस कर दो सी ऑफ एक्स, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू जो है अगर हमारे पास आ रहा है 500, और देखो इंडिविजुअली आसान तरीका क्या था कि मैं इसको ऊपर लिखता, इसको नीचे 500 में से 275 माइनस करता चला जाता। तो आप मुझे बताते चले जाएं जल्दी जल्दी, 500 में से 275 माइनस करने में कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताएं, कोई एक बच्चा बताए। ठीक है, मैं देखूँ आप लोग जाग रहे हैं कि नहीं। जी, तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो पहले x1 में से माइनस होगा, x2 में से माइनस होगा, और x3 में से, और रिमेनिंग माइनस का 25 मिलियन तो आखिर में आ जाएगा। तो उसको पहले से लिख रहा हूँ, माइनस का 25 कैपिटल है। ठीक है, उससे पहले क्या आएगा जल्दी बताएं जी तानिया। 500 में से 275 को माइनस करें जी। 225। कितना? 225। 225 ऑफ x1। ठीक है, प्लस अब उसमें से 1000 में से 550 को माइनस करें। 1000 में से 550 जी दानिया। 450। 450। 450। ठीक है, तो प्लस 450 ऑफ x2 प्लस, सॉरी ये था x1, ये था x2, और थर्ड में किस में से किसको माइनस करेंगे, कौन बताएगा? चले आप ही बताएं दानिया। 1500 में से किसको माइनस करेंगे, 975 को, तो कितना आ जाएगा जी? 525। ठीक है, 5 to 5 x3। तो ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। तो देखें ए में था रेवेन्यू फंक्शन, जॉइंट रेवेन्यू फंक्शन, वो ये रहा, ए पार्ट ये रहा आपका। बी में था डिटरमाइन अ टोटल कॉस्ट फंक्शन, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर का ये सवाल हो गया ऑफ 3 मॉडल्स। तो ये हो गया जो टोटल कॉस्ट फंक्शन, एक और एक 2 नंबर हो गए। सी में कह रहा है डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ 3 मॉडल्स, तो ये आपके प्रॉफिट फंक्शन आ गया, 3 नंबर का सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट इफ द फर्म सेल्स 20,000 x1 यूनिट्स, x1 की यूनिट्स, x1 की वैल्यू बता रहा है कि 20,000 यूनिट्स अब सेल कर रहे हैं मॉडल 1 के, x2 यानी कि 40,000 यूनिट्स ऑफ मॉडल 2, एंड x3 दैट इज 10,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ मॉडल 3। तो क्या आपके पास रिजल्ट आ रहा है? तो आपने कुछ नहीं करना थर्ड फोर्थ पार्ट में, ठीक है, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपने यहाँ x1 की जगह वैल्यू पुट करनी है, फिर x2 की जगह यहाँ वैल्यू पुट करनी है, और x3 की जगह इन सबको आप इसको मल्टीप्लाई करें पहले आपस में, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको, इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे और -25 मिलियन से उसको माइनस कर देंगे। इफ योर आंसर इज पॉजिटिव यू आर गेटिंग प्रॉफिट, इफ योर आंसर इज नेगेटिव यू आर हैविंग loss, still you are having loss, you have to make some more number of sale, more number of units in order to enter into the profit region. एंड इफ इट इज जीरो, अगर ये वैल्यूज पुट करने से आपके पास जीरो आ जाए तो यू आर इन द ब्रेक इवन कंडीशन, दैट इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, ये एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ पार्ट आप में सिर्फ x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ x1 x2 x3 की वैल्यूज उन्होंने दी हुई हैं। x1 इज इक्वल टू 20,000, x2 की वैल्यू उसने दे दी है फोर्थ पार्ट में इज इक्वल टू 40,000, और x3 की वैल्यू उसने दे दी है इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। ठीक है, तो अब ये इसको इस पोर्शन में यहाँ x1 x2 x3 से पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास फोर्थ पार्ट का रिजल्ट आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास ताकि मैं आगे फिर इसको कंटिन्यू करूँ फर्दर। ठीक है, यू हैव 2 मिनट्स। ऑल राइट, तो मैं इसको फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो फर्दर क्वेश्चन नंबर 6, तो मैंने बताया था आपको कि वो उसी पैटर्न पे होगा जो जिस पैटर्न पे वो बल्कि उसी की कंटिन्यूटी है क्वेश्चन नंबर 5 की। ऑटो लीजिंग का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, आप कार लीजिंग एजेंसी परचेजेस न्यू कार्स ईच ईयर फॉर यूज इन द एजेंसी, द कार्स कॉस्ट 15,000 न्यू, दे आर यूज्ड फॉर एनी स्पेसिफिक, जो उन्होंने दिया हुआ है, दे आर यूज्ड एज अ, ठीक है, 3 ईयर पीरियड दिया हुआ है। अच्छा, माइल्स दिया हुआ है। अच्छा, इसको आप अपने बुक्स से भी रीड कर सकते हैं। मैं इसका आपको जो है कॉन्सेप्ट समझा दूं कि वो कह रहा है, एक थोड़ा सा इसमें जो है ना ज़रा सा ट्विस्ट है। अक्सर क्वेश्चंस में ट्विस्ट होगा, तो आपको ट्विस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप उस क्वेश्चन को रीड करें ना प्रॉपरली, तो बहुत आसानी से आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए, 3 साल के इस्तेमाल के लिए उसने एक जो है वो कार खरीदी, कितने की? 15,000 की। तो उसकी कॉस्ट इनकर हो गई, एक्सपेंस में आ गया ना ये 15,000। ठीक है, 3 साल के बाद वो कार उसने वापस भेज दी $4,500 के अंदर। तो 15,000 में से 4,500 क्या लगा हुआ है या वापस आ गया है? जी जी वापस स्टूडेंट, आ गया है। वापस आ गया। तो जो चीज वापस आ जाए, क्या वो हमारे पास कॉस्ट होता है? वो कॉस्ट में शामिल होगी? नहीं। नहीं। तो एक्चुअली हमारे पास जो है वो कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, यानी जो टोटल फिक्स कॉस्ट 15,000 हमने इन्वेस्ट की थी, उसमें से 4,000 वापस आ गया। तो एक्चुअली जो फिक्स कॉस्ट हमारी लग चुकी है गाड़ी के खरीदने में, वो 10,500 है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इस चीज का था कि वह फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट नहीं दी थी, फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में दे दिया, फिक्स कॉस्ट इनकर एंड देन यू गेट रिटर्न सम अमाउंट फ्रॉम द फिक्स कॉस्ट। सो टोटल इन्वेस्टेड एंड रिटर्न यू गेट, यू आर गोइंग टू माइनस इट एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज योर एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है? तो इन चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं उसकी फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में डेटा बनाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास कंटेंट इसने डिस्कस किया है क्वेश्चन 7 के अंदर, वो सबसे पहले दिया है कि फिक्स कॉस्ट बराबर है 15,000 में से माइनस कर दें 4,500, तो इज इक्वल्स टू आपकी फिक्स कॉस्ट जो आ रही है वो है 10,500। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अब ढूंढते हैं क्या है। फॉर्मुलेट टोटल रेवेन्यू एसोसिएटेड, जो रेवेन्यू फंक्शन कह रहा है, फिर कॉस्ट फंक्शन उसी पैटर्न पे जैसे पहले दे रहा था, और बाकी सारी चीजें पूछ रहा है। अच्छा, दे आर यूज फॉर 3 years। जब द ऑनर ऑफ द एजेंसी एस्टिमेटेड दैट द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कार्स एक्सक्लूसिव ऑफ गैसोलीन, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूसिव ऑफ गैसोलीन, आर 0.18 पर माइल, यानी कि उस वो जो कार एजेंसी खोल के बैठा हुआ था, वो गाड़ी जो रेंट आउट करता था, तो उसकी गाड़ी चलने, हर एक माइल चलने पे उसकी गाड़ी पे कितना वेरिएबल कॉस्ट लग जाता था? 0.18 वेरिएबल कॉस्ट पर माइल, पर माइल। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा मैंने बताया ना पर यूनिट या पर माइल इसी तरह से होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई 0.18। ठीक है, अब एक यूनिट पे वो चार्ज कितना कर रहा है? अगर तुम 1 माइल, यानी 1 यूनिट का मतलब 1 माइल अगर गाड़ी लेके जाओगे 1 माइल चलाने के लिए, तो 1 माइल पे उसकी कॉस्ट उसको पड़ रही है 0.18। तो जाहिर सी बात है वो जो 1 यूनिट पे चार्ज करेगा, जिसको भी देगा गाड़ी, जिसको भी व्हीकल रेंट आउट करेगा, उससे 0.18 से तो ज्यादा करेगा। अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? तो वो 0.18 से ज्यादा ही करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग वो कितना कर रहा है? वो 0.33, तकरीबन ट्वाइस के नियर अबाउट। 0.18 का ट्वाइस होता है 0.36, 18 का 36 ट्वाइस होता है। तो 0.33 नियर अबाउट ट्वाइस के करीब वो पर यूनिट, पर माइल के हिसाब से चार्ज कर रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आप क्या कहते थे? आपको याद होगा, स्मॉल वी। तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू स्मॉल वी आपका आया हुआ है
ठीक है। और स्मॉल पी सेलिंग प्राइस पर यूनिट या रेंट आउट पर यूनिट पर माइल इज इक्वल्स टू स्मॉल पी कितना दे दिया उसने, $0.33। ठीक है। तो ज़्यादा में तभी तो मुनाफा होगा कि प्रॉफिट जितना है, जितनी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज़्यादा में सेल आउट करेगा पर यूनिट पर माइल के लिए, अपनी व्हीकल रेंट आउट ज़्यादा में करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी है। इसके हिसाब से स्टूडेंट मुझे 1 मिनट देते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 0.33। अब हम जो है वो अगर इस पूरे क्वेश्चन का हम अगर वो फाइंड आउट कर लें तो आप देखें कि हमारे पास जो है, अगर हम सबसे पहले इसका रेवेन्यू फंक्शन बनाएं तो रेवेन्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर इंटू एक्स बराबर होता है, सेलिंग प्राइस कितनी है 0.33 एक्स प्लस, और बल्कि रेवेन्यू तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी होता है, पी इंटू एक्स ही होता है, तो बस रेवेन्यू इतना ही होगा। कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट के लिए हमारे पास सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। तो कॉस्ट का फंक्शन जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो होगा सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस्ट हमारे पास होगी वेरिएबल कॉस्ट 0.18 जो हमने डेटा में लिख ली थी, इंटू एक्स प्लस फिक्स कॉस्ट कहाँ दी हुई है और से देखें। इसने हमने अभी बताया था आपको भी, ये दी हुई थी 15,000 माइनस में उसमें से रिटर्न वापस आ गए थे जब जो व्हीकल उसने परचेज की थी रेंट पे चलाने के लिए वो वापस सेल आउट कर दी, तो वापस 4,500 रिटर्न में आ गए। तो फिक्स कॉस्ट कितना हुआ 10,500 कॉस्ट का फंक्शन आ गया। ठीक है, 2 नंबर आपने अचीव कर लिया रेवेन्यू कॉस्ट। उसके बाद ए 3 सी कह रहा है फॉर्मुलेट द प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए क्या करेंगे आप, प्रॉफिट रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो जल्दी से बताएं दानिया, 0.33 में से 0.18 अगर मैं माइनस करूं तो कितना आता है? 0.15. ठीक है, 0.15। तो हमारे पास प्रॉफिट का क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.15 एक्स माइनस का 10,500। ये आ गया प्रॉफिट फंक्शन। 1 2 3 नंबर आपके इसमें मिल गए फॉर एग्जाम्पल। अब आपके पास क्वेश्चन फर्दर क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट इफ कार इज लीज फॉर 60,000 माइल्स। 3 साल जो उसने ये काम किया, जो ये बिजनेस किया, अगर उन 3 साल में उसकी इतनी ही पीआर थी कि 60,000 माइल्स ही सिर्फ उसकी गाड़ी रेंट आउट हो पाई, तो क्या वो 3 साल में प्रॉफिट अर्न किया उसने, या ब्रेक इवन पे रहा, या लॉस में रहा? तो 60,000 के हिसाब से उसने क्या किया, कौन बताएगा, जल्दी से बताया कैलकुलेट करके मुझे। देखें यहाँ लिखेंगे हम पी एक्स की जगह 60,000। तो जब 60,000 यहाँ लिखेंगे तो 0.15 के साथ मल्टीप्लाई भी 60,000 को कराएंगे, मल्टीप्लाई बाय 60,000 माइनस का 10,500। जी बताएं मुझे, प्रॉफिट कितना 60,000 माइल्स के लिए रेंट आउट करने पे उस क्या वैल्यू आ रही है? जी जल्दी से बताएं जी स्टूडेंट्स। जी दानिया, जल्दी से बताओ बेटा।
अपने कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल्स, नोटबुक सब साथ लेके बैठा करें। आप मैथ्स की क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी आप मुझे ताकि कैलकुलेशंस करके बताएंगे सर ये कैलकुलेशन, ये रिजल्ट आ रहा है। जी जी दानिया। माइनस 1500। ठीक है, माइनस का 1500, यानी कि दानिया कह रही हैं कि सर अगर उसने 60,000 माइल्स के लिए रेंट आउट किया 3 इयर्स में, तो स्टिल दैट पर्सन इज हैविंग लॉस। माइनस का मतलब स्टिल दैट पर्सन इज हैविंग लॉस ऑफ 1500, यानी कि वो अभी तक ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंचा था। प्रॉफिट अर्न की तरफ अर्न करना तो दूर की बात है, प्रॉफिट मार्जिन तो रखा हुआ था उसने हर एक माइल पे 0.15 का। ये देखें, ये प्रॉफिट मार्जिन ये बता रहा है कि हर एक माइल पे 0.15 का प्रॉफिट मार्जिन रखा था। लेकिन 3 साल में उसकी पीआर इतनी अच्छी नहीं थी, लोग उसके पास ज्यादा नहीं आए जो है रेंटा कार के तरफ के एज अ वो उनसे व्हीकल लेके जाए रेंट पे। तो अगर 3 साल में सिर्फ 60,000 माइल्स तक ही रेंट आउट कर पाया तो अभी तक वो लॉस में था। तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम प्रॉफिट ब्रेक इवन तक तो मीट करता। तो हम ब्रेक इवन कैलकुलेट कर लेते हैं उसका कि कितने माइल्स, अगर ब्रेक इवन कितने माइल्स पे रेंट आउट करने पे 3 साल के अंदर उसका ब्रेक इवन आता। तो फिर उसने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी होती कि 3 साल के अंदर वो पहले से अपना ब्रेक इवन टारगेट को कैलकुलेट करके बैठा होता। तो उस हिसाब से फिर वो अपनी पीआर बढ़ाता, अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स लगाता, मुख्तलिफ दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में जो है वो पब्लिसाइज करता अपने रेंटा कार को, ताकि इन 3 सालों के अंदर उसके पास मिनिमम जो ब्रेक इवन पे अचीव हो रहा है, जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, उससे वो ज्यादा से ज्यादा माइल्स के लिए अपनी व्हीकल को रेंट आउट कर पाता, ताकि उसका बिजनेस इन 3 सालों में प्रॉफिट में रहता। तो कम से कम ब्रेक इवन कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था। ब्रेक इसी जो ये जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, जो ये वैल्यू है, इसी में ब्रेक इवन का मतलब होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो अभी हम कह रहे हैं प्रॉफिट बराबर है 0.15x माइनस 10,500। अगर प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 पे कितने माइल्स पे जाके आ रहा है, एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो इस पूरे पी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 0। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के लिए प्रॉफिट की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0। ये हो जाएगा 0 बराबर है 0.15x माइनस 10,500। क्लियर है? अब ये जो 10,000 ये माइनस का 10,500 है, इसको इधर ले जाऊं तो ये प्लस का 10,000 हो जाएगा। और x की वैल्यूज निकालनी है ना, तो 0.515 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको ले जाके डिवाइड कर लूँ तो कुछ यूं बन जाएगा, ये कुछ यूं बन जाएगा। x कैपिटल लिख रहा हूं जानबूझ के ताकि स्मॉल में इसके नीचे लिखूं BE x, और यहां लिख रहा हूं B.E। BE का मतलब है ब्रेक इवन, क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड जिस पे आपके पास ब्रेक इवन अचीव हो रहा है। क्योंकि ये x बचेगा ना, तो इसको x के साथ उसका सबस्क्रिप्ट लगा दिया BE, ब्रेक इवन। ठीक है, ये यहाँ बच जाएगा। और इक्वस टू के उस तरफ गया था तो 10,500 आ गया था यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय ये 0.5 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके ये यहाँ पे डिवाइड हो गया था, तो 0.15। तो जल्दी से मुझे करके बताएं दानिया कि 10,500 को डिवाइड कर दें 0.15 से, तो x ब्रेक इवन यूनिट्स कितने आ रहे हैं, ब्रेक इवन x क्वांटिटी x 70,000। 70,000 माइल्स। ये कह रहा है कि अगर वो कम से कम 70,000 माइल्स के लिए रेंट आउट कर पाता, तो जो है वो ब्रेक इवन में रहता। ये देखें, ये इसके लिए पूछा है ना, फॉर्मुलेट द लीनियर टोटल रेवेन्यू, सॉरी, व्हाट इज द प्रॉफिट इफ कार इज लीज्ड। इसके बाद वो कह रहा है व्हाट माइलेज इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अर्न जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कितना है, 70,000 माइल्स। अब ये इसने कैलकुलेट क्यों किया, अब इसकी कोशिश ये होगी कि
इन 3 सालों के अंदर जिसमें वो रेंट आउट कर रहा है और 3 साल के बाद ही गाड़ी बेच के 4,500 में जो है 4,500 रिकवर कर लेगा, लेकिन उन 3 सालों के अंदर इसकी कोशिश होगी कि ये अपने ब्रेक इवन पहले से उसने कैलकुलेट करके बैठा हुआ है कि इन 3 सालों में मेरा 70,000 माइल्स पे जाके ब्रेक इवन आएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख यानी कि 70,000 से अबव अपनी जो है व्हीकल को रेंट आउट करूं, सो दैट जो है वो आई कैन गेट द मोर नंबर ऑफ प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, मोर प्रॉफिट। ठीक है, ये बात समझ आई है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर। हमारे मीटिंग रीज्वाइन कर लें स्टूडेंट्स, मैं ये मीटिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है तो रीज्वाइन कर लीजिएगा फौरन।